डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि वेस्ट बंगाल सेट जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मुझे बताया गया है कि 9 जनवरी को उसकी एग्जाम है। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा जितने पास्ट ईयर पेपर हो सकते हैं उसको एनालाइज करने का, एक्सप्लेन करने का और लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे करके आपको हेल्प करने का। उसी सीरीज में आज ये दूसरा PYQ मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है 2018। ऑफ कोर्स 19 का इसके बाद सर्च करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि और 2-3 पेपर एटलीस्ट 5 ईयर के पेपर को एनालाइज करें, उससे आपको काफी हेल्प होगी। और जैसा आपको पता है कि एक नॉर्मल एनालिसिस नहीं होती है, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। एक तरह का ये रिवीजन की मैं कोशिश करता हूं उन सारे थीम को जो इस में समेटे गए हैं, इसलिए ये वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन आई होप कि बहुत यूजफुल होगा। ये केवल ना वेस्ट बंगाल ये केवल वेस्ट बंगाल सेट देने वाले स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि मेरे जो स्टूडेंट यूजीसी नेट दे रहे हैं या पीजी इंट्रेंस टेस्ट देने की सोच रहे हैं और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये यूजफुल होगा वीडियो, ऐसा मेरी आशा है। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। आपको पता है कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो या तो येलो हाईलाइटेड हैं या ऑरेंज या ग्रीन। ये फॉन्ट यदि छोटा है तो इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन आप पढ़ पाएंगे आई होप। अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड बर्बा, civic culture in democratic societies resulted from the mixture of। अब यहाँ पे जो एडिशनल, पहले तो इसका आंसर के पहले ये समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम पे है। पॉलिटिकल कल्चर पे जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है वो गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बा ने किया था 1963 में। उन्होंने 5 कंट्री का एक तरह से सर्वे करके उसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल का पॉलिटिकल कल्चर पे उन्होंने एक रिसर्च किया था। ये जो 5 कंट्री थे, ये पूछा जाता है कई जगह, आपको याद करना चाहिए। यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, मैक्सिको, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर को 3 टाइप में बांटा था। पैरोकियल मतलब जिसमें कि आप एकदम खोए रहते हैं, आपको पता ही नहीं कि पॉलिटिक्स है क्या, आपके पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, क्या लीडर हैं, इस तरह का आप अपने में खोए रहते हैं। पार्टिसिपेंट जो है वो एडवांस्ड है, जिसमें कि आप एक एक्टिव सिटीजन के तौर पे आप पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और आपको पता होता है कि पॉलिटिक्स क्या चल रहा है आपके कंट्री में। और उसके बीच में जो है सब्जेक्ट होता है, जो थोड़ी बहुत तो आपको पता होता है, लेकिन आप एक तरह से अलूफ या इंडिफरेंट होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम या क्या चल रहा है, मतलब कोई जीते कोई हारे हमें क्या हानि होती है। इस तीनों के मिक्सचर को उन्होंने कहा कि ये तीनों तो आइडियल टाइप हैं लेकिन यदि उन तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो सिविक कल्चर बनता है, जिसमें कि जो सिटीजन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते हैं। बात बात पे जो है वो मूवमेंट या आंदोलन नहीं करने लगते हैं, अपने लीडर पे भरोसा होता है, छोड़ देते हैं उनको इलेक्शन के बाद डिसीजन लेने के लिए, लेकिन उनको पता होता है कि क्या हो रहा है। इस टाइप का जो सिविक कल्चर है वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, उनका कहना था। तो ये बुक को भी याद कीजिए, ईयर याद कीजिए, अल्मंड बर्वा याद कीजिए और ये 5 कंट्री याद कीजिए, 3 पॉलिटिकल कल्चर याद कीजिए और तीनों के मिक्सचर से बनता है सिविक कल्चर। तो ये 6-7 क्वेश्चन इसमें आपको निकल आएंगे। द फ्रेज रूल ऑफ लॉ मीन्स। अब देखिए रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग होता है, उससे पहले ये समझिए कि ये दिया था एवी डाइसी ने, जो एक तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल विशेषज्ञ माने जाते हैं ब्रिटेन के। और उनकी जो ये बुक है इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जरूर याद कर लीजिए, 1885 में। ये एक तरह से ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जैसा माना जाता है, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारा पार्ट इसमें निहित है। उन्होंने रूल ऑफ लॉ का डॉक्ट्राइन दिया था एवी डाइसी ने। उसका मायने ये था कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। दूसरा मायने उसका ये था कि किसी को भी जो सजा मिलेगी वो कानून के अनुसार मिलेगी, कानून में उस समय जो लिखा होगा वही मिलेगी, ऐसा नहीं कि जो मर्जी होगा आप डिस्क्रिशन। और सजा देने का जो प्रावधान है वो भी कानून के अनुसार से होगा। तो ये रूल ऑफ लॉ है, मतलब आर्बिट्ररी लॉ नहीं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। तो ये ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड है ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑथोरिटी, ये पावर और ऑथोरिटी पे है। ये आप पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको पता है पावर के कई सारे डायमेंशंस हैं,
सबसे जो आसान है वो ये है कि आप किसी दूसरे को यदि विवश कर सकते हैं ऐसे काम करने पे जो नॉर्मली वो नहीं करता, तो आपके पास में उसके ऊपर पावर है। ये आप कह सकते हैं जो रॉबर्ट डाल ने कहा था। लेकिन इसके अनेकों अनेकों डायमेंशंस हैं। जैसे आना आर्डेंट ने ये भी कहा था कि पावर को क्रिएशन है। जब मिल करके हम डायलॉग से, स्पीच से, कम्युनिकेशन से हम कुछ क्रिएट करते हैं तो पावर है। और उन्होंने ये भी कहा था आना आर्डेंट ने कि पावर और वायलेंस जो है एंटीथेसिस है, मतलब वायलेंस जहां है वहां पावर नहीं है। तो अनेक तरह से पावर को डिफाइन किया गया। ऑथोरिटी जो है वो एक तरह का मतलब आपको किसी राइट है कुछ किसी को ऑर्डर देने का, कोई डिसीजन लेने का, तो वो ऑथोरिटी है। वो ऑथोरिटी का बेसिस आपका ट्रेडिशनल हो सकता है, करिस्मेटिक हो सकता है, लीगल रैशनल हो सकता है। आपका जो पोजीशन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को ऑथोरिटी है, लीगल रैशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसको जो है ऑथोरिटी है। लेकिन दलाई लामा का देखिएगा तो वो एक तरह का करिस्मेटिक ऑथोरिटी है, उनकी ऑथोरिटी कोई लीगल रैशनल नहीं है। तो इस तरह से तो ऑथोरिटी इज ब्रॉडर देन पावर। ऑफ कोर्स ये एकदम सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कह रहा है नॉट ट्रू, तो ये सही है। पावर इज कैपेसिटी टू एक्ट, ऑथोरिटी प्रोवाइड राइट टू एक्ट, ये भी सही है। रिलेशंस ऑफ ऑथोरिटी आर हिरार्किकल, ये भी सही है। ऑथोरिटी हिरार्किकल होता है, आपको ऑर्गेनाइजेशन में देखिए किस तरह से ऊपर जीएम डीजीएम इस तरह की जो ऑथोरिटी होती है, या प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऑथोरिटी हिरार्किकल, जनरली हिरार्किकल होती है, मतलब ऊपर से नीचे अरेंज होती है। लेजिटिमे, अब देखिए तीन यदि सही निकल गए तो ये तो गलत होगा ही होगा, लेकिन फिर पढ़ लीजिए, लेजिटिमेसी एंड लीगलिटी आर द सेम। बिल्कुल गलत है। लेजिटिमेसी एंड लीगलिटी, लीगलिटी है कि आप लीगल वे में आप कोई ऑथोरिटी आपको है, लेकिन लेजिटिमेसी आप लूज कर सकते हैं यदि आपने बहुत गलत ढंग से, मान लीजिए आपने बिहेव किया है, तो आपकी लेजिटिमेसी खो जाती है। जैसे मान लीजिए आप मंत्री हैं, तो आपको एक लेजिटिमेसी भी होनी चाहिए। यदि आपने ऐसा व्यवहार किया जो मंत्री के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपकी लेजिटिमेसी चली जाएगी, भले आप लीगली जो है मंत्री बने रहे। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेजिटिमेसी और लीगलिटी में। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए इसमें जो फोर्थ है वो जो है सही है, कि ये गलत है। लीगलिटी, लीगल रूप से ऑथोरिटी होना और लेजिटिमेट ऑथोरिटी होना, दोनों में फर्क है। जैसे कि जो टेरेनिकल जो गवर्नमेंट होती है, ईदी अमीन और उस टाइप के जो जितने भी आप सोच सकते हैं, मुसोलिनी एंड अदर, वो लीगली तो जो है वो तो थे ना, लीगली तो वो मुखिया थे, लेकिन हो सकती है उनकी लेजिटिमेसी एक टाइम के बाद जो है वो खत्म हो गई। ऑफ कोर्स ये मुसोलिनी और हिटलर के बारे में कहना तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसे कई टेरेनिकल लीडर हुए हैं जिनकी की लेजिटिमेसी जनता ने खत्म कर दी है, मतलब उन्होंने मान लिया कि आप मेरे रूलर नहीं हो, तो उस केस में आपको लीगली ऑथोरिटी होने से भी आपकी कोई जो है बात बनती नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हु डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब। ये मैंने कितनी बार, एक दर्जन बार कहा होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हुए। हर्बर्ट साइमन ने कहा था। ये किस कारण से उन्होंने कहा था? बेसिकली जो क्लासिकल एरा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और गुलिक उल्रिक की पोस्ट कॉर्ब और फेयोल का 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और वेबर का आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, विल्यू बॉय का जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो जमाना था जबकि ये क्लेम किया जाता था कि एक यूनिवर्सल साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जा सकता है, जो काल और देश और समय के जो है परे है, वो ट्रांसेंड करता है। मतलब किसी भी कल्चर में, किसी भी कंट्री में, किसी भी टाइम में, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक प्राइवेट सब में एप्लीकेबल है वो साइंस ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसको 1940s लेट आते आते हर्बर्ट साइमन, जो कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म के समर्थक थे, उन्होंने कहा कि ये सब बिल्कुल बकवास है, ये मिथ है, प्रोवर्ब है, क्योंकि उसमें कुछ भी साइंस नहीं है। उनका ये कहना था कि साइंस मतलब कि जो इंपेरिकल फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, उस पे जो बेस्ड टेस्टेबल हाइपोथेसिस होती है, जिसको कि बिहेवियरलिज्म के जमाने में वो एक जोड़ पकड़ा पूरे पॉलिटिकल साइंस में, तो उसके ये एक समर्थक थे। तो उन्होंने कहा कि ये बस प्रोवर्ब और मिथ है। हर्बर्ट साइमन, इस पे विवाद हो सकता है। Who of the following has not authored a book titled The Art of War? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, ये क्वेश्चन केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये टीचर जो क्वेश्चन सेटर हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि लगातार मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन सेटर उन्होंने एरर किया है, क्योंकि जैसे वो पूछते हैं कि इसमें से आर्ट ऑफ वॉर किसने लिखा है। अब मैकियावेली भी आंसर में है, सुन जू भी है,
और जोमिनी भी है। इन तीनों ने आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब लिखी है। तो ऐसी जो बेवकूफियां सेटर करते हैं उसको ये क्वेश्चन सुधार सकता है। यदि कोई क्वेश्चन सेटर इस वीडियो को देख रहे हैं परहैप्स, तो आप जान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछे, क्योंकि आर्ट ऑफ वॉर या एक ही नाम का बुक बहुत ऑथर ने लिखा है, तो ऐसी गलती ना करें कि दोनों ऑथर का दे दें और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। इनको छोड़ के जो क्लास विज हैं, इन तीनों ने जो है आर्ट ऑफ वॉर नाम की बुक लिखी है, जिसमें मैकियावेली बहुत फेमस है, सुन त्जू भी बहुत फेमस है, बहुत पहले लिखी गई है, और जोमिनी ने भी लिखा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स पोस्ट कोल्ड वॉर फेज एज ए फेज ऑफ पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहले तो इसका आंसर जानने के पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। बेसिकली यदि जो जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा डोमेस्टिक जो फैक्टर है वो यदि डोमिनेट करने लगे, मतलब जैसे कि कोल्ड वॉर के टाइम में इस ऑथर का कहना है, अब इन्होंने किसने ये कहा है, ये रासनॉव ने कहा है। तो रासनॉव ने एक किताब लिखी टर्बुलेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स 1990 में। उन्होंने कहा कि कोल्ड वॉर का जो टाइम था उसमें बहुत ज्यादा मतलब सॉरी, जो पोस्ट कोल्ड वॉर का जो समय है उसमें बहुत ज्यादा जो फोकस है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे चला गया है। मतलब क्या हो रहा है एक नेशन के अंदर उस पर हो गया है, ना कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पे फोकस खत्म हो गया है। उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर था कोल्ड वॉर में, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का, वो खत्म हो गया। तो थोड़ा इनवर्ड लुकिंग जो है हर कंट्री हो गए, और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा हावी हो गई। तो इसी को उन्होंने पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहा इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, रासनॉव ने। ये ऑफ कोर्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसको आप डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है पकड़ना है इसको। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन जानिए यहाँ से आप। जैसे कोहेन और नए जो हैं, इन दोनों को जरूर आप याद रखिए। रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नॉय, इनने नए जैसे भी प्रोनाउंस कीजिए, इन दोनों ने मिलकर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी दी है, जो कि नियो लिबरलिज्म की भी एक तरह से प्रोपोनेंट है। वो नियो लिबरलिज्म और कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस एक जैसी थ्योरी आप मान सकते हैं। इसके अलावा जो बैरी बुजॉन है उनको आप जरूर जानिए, बहुत जगह पूछा जाता है। ये कोपेनहेगन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी जो है या सिक्योरिटी स्टडी, उसके एक तरह के सबसे बड़े थिंकर हैं बैरी बुजॉन। अब ये जो कोपेनहेगन स्कूल है वो है क्या, ये सिक्योरिटी को नॉन मिलिट्री, मतलब आर्मी और मिलिट्री से हट करके जो सिक्योरिटी होती है, जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी, उस पर ये फोकस करते हैं। और एक आगे क्वेश्चन भी है सिक्योरिटाइजेशन पे। और इसमें जो दो जो बुक है वो बहुत फेमस है। सबसे इंपॉर्टेंट बुक है कोपेनहेगन स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडी की सिक्योरिटी ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, 1997 में बैरी बुजान, वेबर एंड डी वाइल्डे ने लिखा है। ये तीनों इसके जो हैं एक तरह से मोस्ट प्रोमिनेंट थिंकर हैं। इसके अलावा एक बुक और जो पीपल स्टेट्स एंड फियर, द नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये बैरी बुजॉन ने जो लिखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सबको आप याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो जाएगा। कोपेनहेगन स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडी क्या है, ये आगे ही एक क्वेश्चन आप देखेंगे। हु डिस्क्राइब्ड, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, हु डिस्क्राइब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू कैरी आउट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स thought by those involved to serve developmental objective। एनीवेज, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है कि इस तरह के कि किसने क्या कह दिया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। वैसे ये इसका ऑफिशियल आंसर फ्रेडरिक्स है, इस पर मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको मैं बता दूं। ये क्वेश्चन तो पिछले ही आपके 2020 में पूछा गया था कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन एज कंसिस्टिंग ऑफ 4P, या पार्टी सिस्टम छोड़ दीजिए, 4Ps, प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये किसने कहा था? तो ये डोनाल्ड सी स्टोन ने कहा था, जो इस क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक फेवरेट टॉपिक है वेस्ट बंगाल सेट के लिए, इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने एक दो और इन्फॉर्मेशन दिया है। चीफ जो थिंकर हैं या प्रोपोनेंट हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो एडवर्ड वेडनर है। इनको याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होगा। कई क्वेश्चन में ये जो है माना गया है कि यूएल गोस्वामी, जो इंडियन एक सिविल सर्वेंट थे, ही इज क्रेडिटेड टू हैव कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने कॉइन किया, ऐसा जो है माना जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु रोड द बुक, अब यहाँ पे एक लाइन और बता दें कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते किसको हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो गियर्ड अप होता है
डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और किस टाइप का डेवलपमेंट, मतलब हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, पोर्ट, रोड, हवाई जहाज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रेल एंड और इन सब पे जो है, और एक तरह से जो देश का जिसको कहते हैं जो कॉमन पार्लेंस में डेवलपमेंट, उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स प्लान बनाए जाते हैं उसके तरफ जो फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंडिया में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और फिर डेवलपमेंट कमिश्नर एंड ऑल, ये जो पूरी हिरार्की है वो उसमें लगी रहती है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत डिफरेंट है क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन से, जिसका मेन फोकस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस एंड रेवेन्यू कलेक्शन था। हु रोट द बुक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, क्योंकि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये लिखा है ड्वाइट वॉल्डो ने। ड्वाइट वॉल्डो के जो अदर इंपॉर्टेंट बुक है वो देखिए, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1955 में, और आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1953 में। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ड्वाइट वॉल्डो जो हैं वो जनक थे फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो 1968 में हुआ था। उन्होंने फ्रैंक मैरिनी के साथ इसको आयोजित किया था, और उसी से जो है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट निकला था। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर यदि कहे जाए तो वो भी ड्वाइट वॉल्डो ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड ए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन द ईयर? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। 2005 में इनेक्ट हुई थी आरटीआई, तो ये आपको याद रखना चाहिए। इन विच ईयर डिड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 3 took place? या टेक प्लेस, डीड यहाँ पे है, ओके। सो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के बारे में जान लीजिए। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि 1968 में हुई थी, उसके 20 साल के बाद 1988 में सेकेंड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे निकल के आया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसके 20 साल बाद थर्ड हुई 2008 में, उससे निकल के आया गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट जो होनी चाहिए वो 2028 में होना चाहिए। अब उसमें क्या थीम होगा ये देखा जाएगा। सो अब आप समझ सकते हैं कि थर्ड जो है 2008 में हुई थी। 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट रीजन एजर्सन। आपको पता है ये एक बार मैंने दे दिया, आगे शायद देने की जरूरत ना पड़े, लेकिन चूंकि कॉपी पेस्ट है इसलिए हो सकता है हर जगह आपको दिखे। ये चारों पढ़ लीजिए और इसको दिमाग में बिठा लीजिए। एजर्सन यहाँ पे है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि कोई भी एक जो सबऑर्डिनेट है उसका दुनिया में एक बॉस हो ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा नहीं कि ये सबऑर्डिनेट का दो बॉस हो। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है, ये सबऑर्डिनेट है, बॉस वन बॉस टू, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड ब्रेक हो जाता है। लेकिन ये कहता है कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है, कई बार आपको दो बॉस को रिपोर्ट करना पड़ता है सबऑर्डिनेट को। अब इसका रीजन दे रहा है, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सुपरविजन। तो ऐसा होता है क्योंकि एक बॉस यदि है तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की होती है कि आपको एक्सपर्ट को रिपोर्ट करना पड़ता है और फिर अपने ऑपरेशनल बॉस को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, तो दो लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है। टेलर का आप याद कीजिए, गैंग बॉस, तो वहां भी चार चार फोरमैन होते थे, एक वर्कर को चार फोरमैन को रिपोर्ट करना पड़ता था। कई ऑर्गेनाइजेशन में डबल रिपोर्टिंग होती है और यूनिटी ऑफ कमांड जो है ब्रेक होती है। इसलिए ये ए और आर दोनों सही है, और आर इसको एक्सप्लेन करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, ये ऑप्शन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक कमेटी बैठी थी, सांता नाम कमेटी, रिपोर्ट जो एंटी करप्शन पे थी, मतलब करप्शन को कैसे रोका जाए। 1964 में इसने रिपोर्ट दिया, और उसी के, या 1963 में दिया होगा एक साल, और सीवीसी जो है 1964 में उसी के रिपोर्ट पे बनी। तो इसलिए कई जगह ये भी पूछा जाता है कि सीवीसी का गठन कब हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का 1964 में। कई जगह ये भी पूछा जाता है कि सीवीसी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी है। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पहली बात समझिए। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन वो होती है जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। सीवीसी का नाम किसी आर्टिकल में लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है सीईसी, उनका लिखा हुआ है आर्टिकल 324 में, आर्टिकल 148 में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनका लिखा हुआ है, या यूपीएससी का लिखा हुआ है। तो इस टाइप से, या 76 आर्टिकल में जो है, और जो एजी जो अटॉर्नी जनरल है उनका लिखा हुआ है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एजेंसी नहीं है।
लेकिन ये एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है या बॉडी है। क्यों? स्टैट्यूटरी बॉडी उसको बोलते हैं जो किसी स्टैट्यूट से बनती है, मतलब एक्ट से बनती है, जो पार्लियामेंट में पास होती है। तो एक एक्ट पास हुई, उससे जो है इसको स्टैट्यूटरी जो है स्टेटस मिला। ऑफ कोर्स 1964 में ये एक सिंपल कैबिनेट रिजोल्यूशन से बनी थी। उस समय तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना ही स्टैट्यूटरी, लेकिन बाद में एक एक्ट पास हुआ और उससे सीवीसी जो है वो स्टैट्यूटरी एक्ट बन गई। शायद वो कब आप देख सकते हैं 2003 में, काफी बाद में ये एक्ट जो है सीवीसी एक्ट पास हुआ है। हु इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन स्कूल? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप में से अधिकतर मेरे स्टूडेंट बोलेंगे एल्टन मायो। और कौन हो सकता है? उनका हॉथरिनियन एक्सपेरिमेंट याद कीजिए और ह्यूमन रिलेशन कैसे उन्होंने अप्रोच दिया, इसके बारे में काफी चीज आप जानते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय प्रेशर ग्रुप? अब देखिए, प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो एक ही काम नहीं करते हैं, वो है इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। तो अब आप तीनों को पढ़ लीजिएगा। और एक लास्ट में है रनिंग पब्लिक कैंपेन, कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो ये इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, सॉरी ये वाला गलत है। बाकी सब ये काम करते हैं, सब पढ़ लीजिए। प्रेशर ग्रुप क्या है? लॉबिंग करते हैं, कंपेन करते हैं। जैसे कि अभी देखिए भारतीय किसान यूनियन जो है बीकेयू, जिन्होंने इतना सक्सेसफुल अभी फार्मर्स मूवमेंट को लीड किया, वो क्या है? वो एक तरह का प्रेशर ग्रुप है। उन्होंने लॉबी किया, अपने कानून को वापस करवाया, लेकिन वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, पॉपुलर पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। ऐसा नहीं देखेंगे भारतीय किसान यूनियन अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ये तो आगे के पेज में है, लेकिन यही देख लीजिए, हु रोट डिस्कोर्सेज ऑन लिवी? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये मैकियावेली ने लिखा था और इसी बुक में उन्होंने अपने रिपब्लिकनिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाया था। मैकियावेली के बारे में हम लोग को लगता होगा कि हमेशा वो बहुत ही इमोरल या अनइथिकल बातें करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है इस बुक में, डिस्कोर्स ऑन लिवी में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो कॉमन पब्लिक होते हैं, पीपुल होते हैं, वो मिल करके यदि शासन चलाएं तो वो बेटर होगा एक राजा के शासन से। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी इज लार्जली एसोसिएटेड विथ। यदि आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप एकदम बिल्कुल चीख के बोलेंगे माइकल डॉयल। माइकल डॉयल ने जो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, उनके साथ कौन जुड़े हुए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस याद कर लीजिए माइकल डॉयल को। अब यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जानिए कि जो ये डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है वो बेस्ड था परपेचुअल पीस, ए फिलोसफिकल स्केच, इमानुअल कांत का जो बुक था 1795 में। बेसिकली इमानुअल कांत ये कहते हैं कि जो रिपब्लिक होते हैं, जहाँ पीपुल का शासन होता है, और जो लिबरल हैं, तो वो एक ऐसा व्यवस्था रख सकते हैं, अरेंजमेंट रख सकते हैं कि उनमें आपस में लड़ाई ना हो, वॉर नहीं हो, और वो परपेचुअली पीस को मेंटेन कर सकते हैं। कुछ यदि रूल को फॉलो करें, वो बहुत सारे रूल वो 5-6 देते हैं। उसी बेसिस पे जो है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बनी कि डेमोक्रेसीज आपस में लड़ाई नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत बार गलत साबित हुई, बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ कि डेमोक्रेसी आपस में भिड़ गए। तो इसलिए इस थ्योरी पर क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि ये इसी पे बेस है, परपेचुअल पीस पे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बेस्ड है। एक बात और आप याद रख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी एक तरह से लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ इंटरनेशनल रिलेशन में, ये भी आप याद रख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोपेनहेगन स्कूल इज नोन फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू सिक्योरिटी स्टडी। अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है। यदि सिक्योरिटी स्टडी से तो बाकी आप देख लीजिए, इमेंसिपेशन, इंपावरमेंट, जेंडर जस्टिस, ये सब क्या है, तो ठीक से फ्रेम ही नहीं है सिक्योरिटाइजेशन। मतलब सिक्योरिटी इश्यूज पे, और वो भी नॉन मिलिट्री सिक्योरिटी से ह्यूमन सिक्योरिटी। खुद स्टेट जब अपने पीपल के सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाए तो सिक्योरिटी। जैसे अभी आप देखा नागालैंड में, आप हम लोगों ने देखा कि आर्मी के जवान ने कॉमन पीपल को ही मार दिया। तो वहां पे जो ह्यूमन सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है कि स्टेट खुद कई बार बाय एरर या बाय डिजाइन अपने ही लोगों के सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दैट देयर एग्जिस्ट ए टेंशन बिटवीन द स्टेट एज द प्रोटेक्टर ऑफ इट्स सिटीजन सिक्योरिटी एंड द स्टेट एज ए थ्रेट टू इट्स ओन इंडिविजुअल इज ए व्यू इलाबोरेटेड बाय। वही जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है जहां पे कि स्टेट खुद खतरा बन सकता है अपने ही सिटीजन के लिए। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि बैरी बुजान इसका देंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन जो है कोपेनहेगन स्कूल पे है। आप इस चीज को समझिए, कितना इंपॉर्टेंस दिया है आपके पेपर ने कोपेनहेगन स्कूल पे। बैरी बुजान जो कहते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। हु रोट डिस्कोर्सेज ऑन लिवी? ओके, हु रोट डिस्कोर्सेज ऑन लिवी? ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, निकोली मैकियावेली। Who among the following regarded Buddhism as a moral and tolerant alternative to Marxism?
मैं यहाँ पे थोड़ा रुक इसलिए रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि बैरी बुजॉन है, लेकिन गड्डीस यदि है, आप इसका क्वेश्चन आंसर चेक कर लीजिएगा, आपको नेट पे मिल जाएगा। यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप अपने को सुधार लीजिएगा, आपसे एरर नहीं होना चाहिए। Who among the following regarded Buddhism as a moral and tolerant alternative to Marxism? अब देखिए, मार्क्स को बुद्धा से कंपेयर जो है अंबेडकर जी ने किया था इस बुक में, बुद्धा और कार्ल मार्क्स 1956 में, उन्होंने इस पे भाषण भी दिया था। तो इसलिए आप आसानी से जो है बी आर अम्बेडकर मार सकते हैं। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, आपको पता है कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अपराध मानती है, तो एक तरह से वो सोशल इक्वलिटी देती है। इन सब में यदि आप देखेंगे, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल, रिलीजियस थोड़ी है, ये जो है सोशल इक्वलिटी देती है, सोशल जस्टिस है वो। 21 मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी वाज रिटन बाय, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किस किताब को किसने लिखा है आपको आज मुश्किल लग सकता है, लेकिन यदि आप थोड़ा ज्यादा एक्सटेंसिव पढ़ाई करते हैं तो आप डेविड हेल्ड की इस बुक को भूल नहीं सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है डेविड हेल्ड का। डेविड हेल्ड जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे उन्होंने काफी लिखा है, इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी पे भी उन्होंने काफी लिखा है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरीज पे। द ओरिजिनल पोजिशन रोल इज बेस्ड ऑन द क्वालिटीज ऑफ, देखिए ओरिजिनल पोजिशन था क्या, ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये दोनों जो डिवाइस था जॉन रॉल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो उन्होंने दिया था, इसको थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने बोला। ओरिजिनल पोजीशन वो था जहां पे कि एक टेबल के अक्रॉस बैठ करके लोग जो हैं वो सोसाइटी का रूल बना रहे हैं कि किस बेसिस पे हम जो है सोशल अरेंजमेंट रखेंगे, कैसे होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, वेल्थ का, या कैसे पॉलिटिकल ऑफिस जो है उसके पद जो है भरे जाएंगे, और कैसे रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। इन सब चीजों का यही तो होता है जब कॉमन सोसाइटी में, यही तो मेन क्वेश्चन होता है। तो उसका जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन ये कहता है कि आप मतलब कि एकदम टाइम में बैक चले जाइए, मतलब मेंटली, जहां पे कि मतलब कोई सोसाइटी नहीं है, आप स्क्रैच से बना पा रहे हैं, और आपको कोई मतलब आप में कोई भेद नहीं है, जो लोग बैठे हुए हैं वो सब इक्वल हैं, और उनको कुछ खास याद भी नहीं है कि वो किस कास्ट, किस क्लास, किस तबके, और इवन जेंडर, मतलब किससे बिलोंग करते हैं, सो दैट कि वो जो रूल बनाए उसमें कहीं बायसनेस नहीं आ जाए। तो इसलिए ये इक्वलिटी और इग्नोरेंस के क्वालिटी पे बेस्ड है। ये आप कॉमन सेंस है, यदि रॉल के बारे में आप जानते हैं तो इसको आप क्रैक कर सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द लूसियन पाई वर्क ऑन पॉलिटिकल कल्चर? अब देखिए, लूसियन पाई का ध्यान आते ही आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट याद आना चाहिए, और वो भी पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। याद रखिए, लूसियन पाई जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के खासे पॉलिटिकल कल्चर के ज्ञाता माने जाते हैं, पर्टिकुलरली चाइना और इवन इंडिया और अदर्स, लेकिन चाइना पे स्पेशलाइज्ड हैं। और इन्होंने बहुत स्टडी किया था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो कैसे पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने जो बुक लिखा, आप देखिए, पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड नेशन बिल्डिंग, बर्माज सर्च फॉर आइडेंटिटी, बर्मा जिसको अभी म्यांमार बोलते हैं, बर्मा सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये बुक लूसियन पाई ने लिखा था, जिसपे कि ये क्वेश्चन बेस्ड है। दूसरा बुक जो इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, 1965 में। इन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे एक कॉन्सेप्ट दिया था जो बहुत पूछा जाता है यूजीसी नेट में या पीजी एंट्रेंस टेस्ट में, वो है डेवलपमेंट सिंड्रोम, डेवलपमेंट सिंड्रोम। वो कहीं और हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे है ये जो नेम पूछा जा रहा है बुक का, पॉलिटिक्स, पर्सनैलिटी एंड नेशन बिल्डिंग। हु रोट इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व? तो व्हाट इज हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये बुक आपको पता है कि सावरकर ने लिखा है, तो आप इसको आराम से आप हिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जो हैं इसको जान लीजिए, हेडगवार हैं, गोलवॉल्कर हैं। तो हेडगवार जो हैं वो आपको मैंने पिछले बताया था, ये आरएसएस के जो हैं वो संस्थापक रहे हैं, तो इनको जरूर आपको जानना चाहिए। गोलवॉल्कर जो हैं ये सेकंड प्रमुख थे, संघ संचालक कह लीजिए, आरएसएस के बहुत बड़े लीडर। और उन्होंने एक बुक लिखा था वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, तो उसमें भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। मदन मोहन मालवीय भी आरएसएस के एक बहुत बड़े थिंकर रहे हैं। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय और मिस्टर मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब को आपको जानना चाहिए, क्योंकि अभी आरएसएस की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसकी एक तरह से हेजेमनी है इंडियन पॉलिटिक्स पे। तो आपको जरूर जो है आरएसएस और उनके आइडियोलॉग जो हैं और जो उनके थिंकर्स हैं, उनके थॉट के बारे में आपको
थोड़ा ज्यादा पढ़ लेना चाहिए, उसके आने के चांसेस ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? यदि आप इसको पढ़ेंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूं तो बहुत देर हो जाएगी, तो ये एक अजीब सा इन्होंने दिया है कि एडवाइजिंग द गवर्नर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए स्टेट असेंबली। ये कहां से पावर आ जाएगी इलेक्शन कमीशन को कि वो किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने लगे या स्टेट असेंबली को? तो ये पूछा ही ठीक से नहीं गया है। इसके अलावा ये तीनों फंक्शन जो है आर्टिकल 324 में उससे फंक्शन लिखे हुए हैं, वो इवन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में भी फंक्शन लिखे हुए हैं, वहां से वो अपने पावर को ड्रॉ करती है, और ये तीनों सही है, ये गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, द एक्सपोनेंट ऑफ द इलीट थ्योरी। अब इलीट थ्योरी जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो क्या है? उसमें ये कहा जाता है कि समाज जो है दो पार्ट में बटा होता है। एक बहुत माइनॉरिटी जो इलीट होते हैं, जो या तो लैंडेड क्लास होते हैं या इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पावरफुल रिसोर्सफुल लोग होते हैं, वो शासक बनते हैं, और पूरी जो मेजोरिटी की जो जनता है, वो भीड़ कह लीजिए या मल्टीट्यूड, वो जो है मतलब शासित होते हैं, मतलब वो जनता होते हैं, मासेज होते हैं। तो यही इलीट थ्योरी है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप एक ही आपको मिलेगा, वो है कि बिलीव इन द डिफरेंस बिटवीन द रूलर एंड द रूल, नॉट इक्वलिटी। तो बाकी तो ऐसे ही है। द उत्तरापारा स्पीच वॉज डिलीवर्ड बाय, ये आप यदि औरबिंदो घोष आपके सिलेबस में है, यदि आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता है कि अलीपुर जेल में उनको रखा गया था। उससे छूटने के बाद उनको एक ज्ञान टाइप का प्राप्त होता है, और वो उत्तरापारा स्पीच देते हैं, जिसमें अपना एक्सपीरियंस को, वो जो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो अरबिंदो को, श्री अरबिंदो इनको कहते हैं, घोष ड्रॉप कर दिया था अपना। टीएच ग्रीन इज नोन एज, टीएच ग्रीन को आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, और ये एक लिबरल आइडियलिस्ट थे। आइडियलिस्ट क्या होता है? जो कि आप प्लेटो को भी कह सकते हैं, जो एक तरह का आइडियलिज्म, रोमांटिसिज्म में बिलीव करते हैं कि समाज ऐसा मोरल, इथिकल, गुड होना चाहिए, नॉट लाइक मैकियावेली। मैकियावेली से जस्ट समझ लीजिए 180 डिग्री उल्टा दिया तो वो आइडियलिस्ट हो गए। तो ये जो है टीएच ग्रीन को इसलिए भी जाना चाहिए कि इनका बहुत असर रहा है। ये इंग्लैंड के थे, और इनका असर रहा है जो बोसान क्वेट हैं या अर्नेस्ट बर्कर हैं, इन सब पे काफी असर रहा है। ये लोग भी आइडियलिस्ट हैं, तो उन पर टीएच ग्रीन का काफी असर रहा है, एक तरह से गुरु जैसे ये रहे। तो लिबरल आइडियलिस्ट। Who among the following is considered as a major contributor to the study of caste and politics in India? इसमें तो आप एकदम चीख के कह सकते हैं रजनी कोठारी, जिन्होंने कास्ट इन पॉलिटिक्स बुक भी लिखी, और कैसे जो है पॉलिटिसाइजेशन हुआ है कास्ट का, और कास्टाइजेशन हुआ है पॉलिटिक्स का, इस पे उन्होंने विचार रखे। एक यहाँ पे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इसी पे बेस्ड उन्होंने बुक भी श्री अरविंदो ने लिखा, उत्तरापारा स्पीच 1909 में। Which of the following is not a sufficient ground for convening a joint sitting of both House of Parliament? Perhaps 108 में है, आप देख लीजिएगा, आर्टिकल में मेमोरी से बोल रहा हूँ। वो भी आर्टिकल देख लीजिएगा किसमें ज्वाइंट सिटिंग है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब लोकसभा राज्यसभा जब बैठती है, वो ऐसे सिचुएशन में होता है जो यहाँ पे लिखा गया है तीनों। जैसे कि आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत देर हो जाएगी। मतलब जहां दोनों हाउस में ऐसा डिसएग्रीमेंट हो गया कि डेडलॉक हो गया, बिल पास ही नहीं हो रहा है, एक ने पास कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, या एक हाउस ने कहा और दूसरा हाउस जो है वो बैठ ही नहीं पा रहा है, ये बहुत सारे और कंडीशन हैं। तो ये यहाँ पे 3 कंडीशन लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ लीजिए। लेकिन ये कभी नहीं होता है कि प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज एक्सेंट टू द बिल, तो ये दोनों बैठ जाएं लोकसभा राज्यसभा। इसका ये बिल्कुल एकदम एक गलत स्टेटमेंट है। मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जिसको बाय कॉमन सेंस आप गलत कर सकते हैं, आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया बिल को, तो बिल वहीं पे डेड हो गया। फिर कोई ज्वाइंट हाउस का थोड़ी कोई रिवोल्ट करने की बात है कि लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर लेंगे, नो। 31 देखिए, रीजन एजर्सन है। ओवर द ईयर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज प्लेड एन एक्टिव रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। आपको पता है कि ये बात सही है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी रही है और प्रोटेक्टर भी रहे हैं, और बहुत सारा फंडामेंटल राइट को उन्होंने एक्सटेंड भी किया है, लाइक राइट टू शेल्टर, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, राइट टू प्राइवेसी, पर्टिकुलरली राइट टू लाइफ को उन्होंने जो है एक्सटेंड करके बहुत सारे राइट्स जो है डीपीएसपी से निकाल के फंडामेंटल राइट के कैटेगरी में ला दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये तो ट्रू है। The Constitution of India explicitly grants power of judicial review and judicial activism to the Supreme Court. अब ये स्टेटमेंट अपने आप में आउटलैंडिस है। मतलब अभी तक आपने 5-6 आउटलैंडिस देख लिया होगा स्टेटमेंट। आपको एक नजर चाहिए, मैं ट्रिक बता रहा हूं, जो एब्सोल्युटली क्रूड या आउटलैंडिस या आउटरेजियस, जिसको आप कहते हैं ना कि
मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो आईब्रो आपका खड़ा कर दे, वो सब स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। ये उसी तरह का है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो एक्सप्लिसिटली लिख के देगा कि जुडिशियरी को एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करना है? नो। और कहीं जुडिशियल रिव्यू नाम का वर्ड भी हमारे यहाँ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो आर्टिकल 13 पारा 2 से जो है वो ड्रॉ करती है, और एक तरह से खुद एज्यूम कर लिया उन्होंने कि हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे उसी तरीके से जैसे अमेरिकन कोर्ट करते हैं। तो ये फॉल्स है। जब ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तो ये सी आएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी। अब यहां आइए, द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट हैज रेस्ट्रिक्टेड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया टू हायर कास्ट ओनली। ये फॉल्स है। क्यों? आप देख रहे हैं कि बैकवर्ड क्लास के कितने लीडर हैं। बहुजन समाज पार्टी देख लीजिए, मायावती जी को देखिए, और तमाम, मतलब कि बिहार और उत्तर प्रदेश सब में जो है बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स रही है मंडल के आने के बाद। इसलिए ये फॉल्स है। यदि ये फॉल्स है तो ये जरूर ट्रू होगी, क्योंकि ऐसा कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं है कि दोनों एक साथ फॉल्स हैं। इसलिए आगे आपको पढ़ना ही नहीं है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, तो आर जो है ट्रू है, पढ़ लीजिएगा। 34 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द आइडिया ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ देखते ही आगे पढ़िए ही मत। इंडिया में एक ही आपको शख्स याद आना चाहिए, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, दादा भाई नौरोजी, जो गुरु थे एक तरीके से गांधी जी के भी और जिन्ना के भी। लंदन में रहते थे, और दोनों जो गांधी और जिन्ना दोनों लंदन में बैरिस्ट्री पढ़ते थे, और अपने अपने को दादा भाई नौरोजी के शिष्य मानते थे। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका एक लाइन में यह था कि इंग्लैंड कैसे इंडिया का वेल्थ को सिस्टमेटिकली लूट रहा है। द डॉक्ट्राइन ऑफ टू सोर्ड्स। देखिए, क्रिश्चियनिटी में डॉक्ट्राइन ऑफ टू सोर्ड्स क्या कहता है? मतलब कि दो तलवार। कि जो मैन इज प्लेस्ड बिफोर टू ऑथोरिटीज, इक्लेस्टिस्टिकल, सॉरी फॉर द बैड प्रोनाउंसिएशन, एक बार और मैं ट्राई करता हूं, इक्लेसियस्टिकल एंड टेम्पोरल, बैड प्रोनाउंसिएशन वंस अगेन, छोड़ दीजिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड टेम्पोरल ऑन अर्थ, मतलब कहने का मतलब है एक स्पिरिचुअल ऑथोरिटी, सिंपल वर्ड में जानिए, रिलीजियस ऑथोरिटी, और दूसरा टेम्पोरल, मतलब जो राजा एंड किंग एंड जो भी गवर्नमेंट, जिसको टेम्पोरल आप कहते हैं, दुनियादारी। ये मतलब कि दीनदारी हो गई, ये दुनियादारी हो गई, ये धर्म हो गया, और ये दंड नीति हो गई। तो ये दो ऑथोरिटी मतलब शासन करती है किसी भी इंडिविजुअल को। यही जो है डॉक्ट्राइन ऑफ टू सोर्ड्स है, जो कि मुस्लिम मतलब इस्लाम में भी है, हिंदू में भी है, बुद्धिज्म में भी धम्मा और अन्ना, ये दो सोर्ड्स हैं। तो ये बेसिकली ये भी कहता है कि चूंकि चर्च जो है, ये मेडिवल काल का ये सब थॉट था, कि चूंकि चर्च जो है वो स्पिरिचुअल जो है लॉर्डशिप उसके पास में है, ऑथोरिटी उसके पास में है, तो टेम्पोरल ऑथोरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट है स्पिरिचुअल ऑथोरिटी के। ये इवन हिंदू धर्म में भी यही है, हिंदू पॉलिटिकल थॉट में भी, कि धर्म जो है वो सुप्रीम है, और जो दंड नीति या जो स्टेट क्राफ्ट है वो उसके सबऑर्डिनेट है। तो इसलिए ये कहा गया कि जो पोप है वो ही ग्रांट करता है राजा को अधिकार कि तुम टेम्पोरल रूलर बनो, और राजा को हमेशा चर्च के अधीन रहना होगा। ये भी इस डॉक्ट्राइन का एक पार्ट है। Who among the following is not considered as the extremist in the Indian freedom movement? आपको पता है नरम दल और गरम दल, जो एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल जो एलिमेंट थे, वो तिलक थे, पाल थे, और बिंदो थे, जिसको बाल पाल लाल बोलते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल लाजपत राय, अरविंदो, ये सब गरम दल के थे। और ये जो है नरम दल के थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी चलाते थे, और ये मॉडरेट थे, तो इसलिए आंसर डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट? एनपीएम आपको पता है, जो मार्केट प्रिंसिपल से या प्राइवेट सेक्टर के मैनेजमेंट स्टाइल से जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की कोशिश की गई, जिसमें कि ये आया कि परफॉर्मेंस पे जोर देना है, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनोवेशन लगाए, और एक तरह का मतलब फोकस जो है वो इफिशियंसी पे ज्यादा था, टारगेट अचीव करने पे ज्यादा था।
इकोनॉमी पे ज्यादा था, और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है मॉडर्न मैनेजमेंट उसको कैसे अप्लाई करके कंप्यूटर एंड आईसीटी इन सब से जो है पब्लिक को कैसे एक कस्टमर के तरह जो है अच्छी सर्विस दी जाए, ये मोटिव न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का था। एक तरह से ये भी कहा जाता है कि एनपीएम जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो रूप था जो बदलते हुए बाजार वाला जो दुनिया थी, बाजारिक वैश्विक दुनिया जिसको नियो लिबरल वर्ल्ड बोलते हैं, उससे अपने को एडजस्ट करने का एक प्रयास था। तो अब इसका यदि आप इसमें से पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन जो है वो नहीं इससे रिलेटेड है। तो मार्केट ओरिएंटेशन था, मैनेजरियल ऑटोनॉमी, मतलब ठीक है, इट फोकस ऑन परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इसमें खो गया था। तो इसलिए पब्लिक वैल्यू क्रिएशन, पब्लिक स्पिरिटेडनेस, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब इसमें खोया हुआ था। तो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो ऑड वन आउट है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल? ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, यूटिलिटेरियनिज्म और सब्जेक्शन ओपिनियन लिखा है, क्लासिकल यूटिलिटरिज्म नहीं लिखा है, इसलिए यही सही है। यहाँ पे भी जो मैचिंग है बहुत आसान है, क्योंकि इसमें से बहुत फेमस फेमस बुक हैं, फेमस ऑथर्स हैं। अब देखिए लेनिन ने जो है स्टेट एंड रिवॉल्यूशन लिखा है, तो क्या ए के 3 से बात बनती है? तो ए के 3 से ये दोनों है, ये तो खत्म हो गई, 50-50 हम लोगों ने खेल लिया। प्रिजन नोटबुक जो है आपको पता है ग्रेमस्की ने लिखा है, तो बी का 4, तो बी का 4 और आपका काम बन गया। बाकी दो को मैच कर लीजिए, याद कर लीजिए। जेरेमी बेंथम इज एसोसिएटेड विथ, आपको पता है कि जेरेमी बेंथम जो है एक्चुअली सबसे बड़े, यदि उनका एसोसिएशन किसी एक थॉट से, तो वो यूटिलिटेरियनिज्म से है। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब ये है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वही काम करना अच्छा है पब्लिक, मतलब पब्लिक कॉन्टेक्स्ट में। मतलब यदि आपको पब्लिक पॉलिसी बनानी है तो ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे अधिक से अधिक लोगों को प्लेजर हो और कम से कम लोगों को पेन हो। मतलब नेट प्लेजर जो है समाज में हमेशा बढ़ाने के तरफ का पब्लिक डिसीजन लेना चाहिए, यूटिलिटेरियनिज्म है। लेकिन यहाँ पे जो है यूटिलिटेरियनिज्म नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ कंजर्वेटिज्म है, प्लुरलिज्म है, पॉजिटिव लिबर्टी है। तो यहाँ पे ये जो है ना पैनोप्टिकॉन, ये इससे भी एसोसिएटेड है। पैनोप्टिकॉन क्या है, ये दूसरी तीसरी बार मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये भी एक बार आप देख लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ये एक तरह का बिल्डिंग का उन्होंने एक आर्किटेक्चर डिजाइन किया था बेंथम ने, जिसमें कहना जो आप आजकल आप मॉल में देखते हैं, आप देखेंगे राउंड टाइप का मॉल है, और उसमें जो है उन्होंने प्रिजन के सबसे पहले किया था, और एक बीच में एक गार्ड जो है ना वो सब पे नजर जो है, सभी जो इनमेट्स हैं उस पे नजर रख सकता है, और इनमेट्स को पता नहीं चलेगा कि ये गार्ड हमको देख रहा है। तो इस टाइप का डिजाइन में उन्होंने कहा था कि कम से कम जो गार्ड हैं वो अधिक से अधिक प्रिजनर पर नजर रख सकते हैं। और ये बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सब में जो है ये आर्किटेक्चर अपनाया गया। इसी को पैनोप्टिकॉन कहा गया इस आर्किटेक्चर को। बेंथम इससे जुड़े हुए हैं। अरेंज द फॉलोइंग थिंकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही टफ भी होता है और अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि ये चारों थिंकर में पहले कौन आए बाद में कौन आए। तो लेकिन ठीक है, मिल जो है वो सबसे पहले आए थे, उसके बहुत, मिल एक तरह से कार्ल मार्क्स के कंटेम्प्रेरी थे। मिल के कुछ ही साल बाद कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, और मिल के डेथ के कुछ ही साल बाद उनका डेथ हुआ था, लेकिन फिर भी मिल पहले हैं। आना आर्डेंट जो एक जूइस थी, अमेरिका भाग के आई थी, और वो बहुत बड़ी मतलब पॉलिटिकल थिंकर रही हैं 20th सेंचुरी की वो। और माइकल सैंडल एक कम्युनिटेरियन थिंकर हैं। इसमें इन्होंने, इनका एक बुक यहाँ पे आपको दिखेगा अभी 43 नंबर क्वेश्चन में, ये देख लीजिए, लिबरलिज्म एंड इट्स क्रिटिक, माइकल सैंडल ने लिखा है। तो ये सबसे बाद में आए, सबसे यंग इन सब में इसको कहा सकता है। तो ठीक है। गांधी लेज स्ट्रेस ऑन, तो गांधी जी पे दो क्वेश्चन है, उसमें से एक है, आपको पता है कि स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे इन्होंने जोर दिया था। इनका कहना था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है दोनों एक तरह से एक ही जैसे हैं, दोनों ही एक करेक्ट ऑर्डर समाज में कैसे लाया जाए, कैसे मोरालिटी लाया जाए, उस पे ही आधारित है। उनका कहना था कि रिलीजन जरूरी है पॉलिटिक्स में, इसलिए नहीं कि उससे जो है पॉलिटिक्स कम्युनलाइज हो जाए, बल्कि इसलिए कि पॉलिटिक्स में मोरालिटी, इथिक्स रहे, गुड वैल्यूज रहें जो रिलीजन से आते हैं। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही वुड सबमिट द रेजिग्नेशन, ये बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है, इसको टिटबिट क्वेश्चन कहते हैं। अब आपको मतलब थोड़ा सोचने की विवश करता है कि प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देगा। कई लोग कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट देता है। मतलब
बाकी सब लोग जो है प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। चीफ जस्टिस किसको रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर किसको रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट किसको करेगा? प्रेसिडेंट को। कोई जज किसको रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को। कोई मंत्री किसको रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को, क्योंकि सबका अपॉइंटेड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट खुद किसको रिजाइन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को। अब यहाँ पे एक और एडिशनल क्वेश्चन जान लीजिए, जो स्पीकर होते हैं वो किसको रिजाइन करेंगे? डिप्टी स्पीकर को, जो लोकसभा के या विधानसभा के। डिप्टी स्पीकर किसको करेगा? ऑफ कोर्स स्पीकर को। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोविजंस रिलेटेड टू द इमरजेंसी वेर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन, आपको पिछले बार पूछा गया था कि डीपीएसपी किससे लिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है इमरजेंसी प्रोविजन किससे लिया गया है। ये वेमर रिपब्लिक जो जर्मनी की थी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो बनी थी रिपब्लिक गवर्नमेंट, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, जिसको कि हटा करके हिटलर जो है वो बन गए थे 1930s में, तो वो वेमर रिपब्लिक उसके पहले थी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वहां से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया है। अब रीजनलाइजेशन देखिए, गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ट्रू है, यही तो है उनका स्वराज में एक जो कॉन्सेप्ट मेन है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको ओसनिक सर्कल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और गांधी जी बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, ये भी ट्रू है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोई जुड़ा हुआ नहीं है, अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए ये हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी। सोशल जस्टिस क्या है? और आपको पता है सोशल जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सोशल इक्वलिटी, सोशल डिग्निटी, सोशल रिकॉग्निशन दिया जाए, मतलब समाज में कोई तबका जो है सोशली जो है एक्सक्लूडेड ना हो, चाहे वो किसी भी तरीके से दिया जाए। कुछ रिजर्वेशन भी देना पड़े किसी को साथ लाने के लिए, उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं या अफर्मेटिव एक्शन, तो वो भी देना, वो भी सोशल जस्टिस है। न्याय करना, सामाजिक न्याय। सोशल जस्टिस बिलीव्स इन अफर्मेटिव एक्शन। यस, तो यही पहला ही सही है, उसके बाद तो आप देखेंगे तो सब आपको गलत मिल जाएगा। Who among the following is not a proponent of end of ideology theory? ये दूसरा बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन मुझे लग रहा है। एक तो मैंने जो आपको बताया कि आर्ट ऑफ वॉर किसने नहीं लिखा है, उसी तरह से एंड ऑफ आइडियोलॉजी थ्योरी भी बहुत लोगों ने दिया है। ये बेसिकली क्या थी ये थ्योरी, ये समझना भी बहुत जरूरी है। 1950s और 60s में, खास करके 60s में ये शुरुआत हो गई पॉलिटिकल थ्योरी के सर्कल में, कि जो मेजर आइडियोलॉजिकल जो क्वेश्चन है वो अब खत्म हो गया है। अब ये हो गया है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है या जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वही जो है मेजर, वही मतलब सबसे मतलब लोगों के लिए अच्छा है। एक तरह का अब कोई आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है कि समाज में कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कैसा गवर्नमेंट होना चाहिए। जो मेजर आइडियोलॉजिकल जो जो इशू है उसको रिजॉल्व कर लिया गया। अब स्मॉल स्मॉल करेक्शंस होते रहेंगे, लेकिन मेजर प्रॉब्लम, मेजर आइडियोलॉजिकल जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है। तो ये कहने वाले अधिकतर लोग जो हैं वो लिबरल थिंकर उस समय के थे। उसमें डेनियल बेल, जिन्होंने बुक लिखा एंड ऑफ आइडियोलॉजी, रेमोंड एरन, इन्होंने भी इस डिबेट में भाग लिया और सपोर्ट किया। और लिपसेट ने भी जो है, सैमुअल मार्टिन लिपसेट, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। केवल कार्ल पॉपर को आप ऑड वन आउट मान सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। Workers' participation in management of undertakings engaged in any industry is provided in which article? अब ये क्वेश्चन इनका गलत हो गया, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आर्टिकल 43A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करता है, तो ये क्वेश्चन को उन्होंने खुद ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स स्पेशल प्रोविजन फॉर। अब जो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल आपको जरूर जानना चाहिए। चलिए पहले फिफ्थ शेड्यूल देखते हैं। फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एज वेल एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स रिसाइडिंग इन 10 स्टेट। आप ये स्टेट पढ़ सकते हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर के इसमें उड़ीसा एंड मेनी अदर, तेलंगाना है। तो ये तो हो गए वैसे स्टेट जो कि ट्राइबल बहुल नहीं है, लेकिन उसमें ट्राइबल हैं, तो उसके लिए फिफ्थ शेड्यूल है। जो ट्राइबल ही बहुल हैं, लाइक असम है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये चार, वहां पे सिक्स्थ शेड्यूल की लागू होती है। और उसमें स्पेशल प्रोविजन है कि कैसे वहां ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो। इससे रिलेटेड जो है, तो इसका तो ए ऑप्शन सही हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशा क्या है। पेशा जो है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन टू द शेड्यूल्ड एरिया।
तो इस एक्ट के तहत 1996 में जो 73rd अमेंडमेंट था, जो पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको 5th शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंड कर दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि जब 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तो वो 5th और 6th शेड्यूल एरिया पे लागू नहीं था, ये लिखा गया था। बाद में पेसा के थ्रू 5th शेड्यूल एरिया में तो उसको एप्लीकेबल कर दिया गया, लेकिन 6th शेड्यूल एरिया में अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग जो है पंचायत जैसी व्यवस्था है इन सब स्टेट में। Find the odd one out from the choices below based on the focus of the respective social movement। तो इन चार में से यदि आप ऑड वन आउट देखिए, सब इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, चिपको, साइलेंट वैली केरला में, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात में, लेकिन नव निर्माण मूवमेंट जो है ये एक अलग तरह का मूवमेंट था। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था, गुजरात में शुरू हुआ था 1974 में, जो कि चिंगारी की तरह फैल गई और इमरजेंसी के साथ ही जो है वो इंदिरा गांधी की शासन को इसने हिला दिया था, और उसी से जो है संपूर्ण क्रांति की भी शुरुआत हुई बिहार में जयप्रकाश नारायण ने। तो गुजरात से शुरू हुई स्टूडेंट का आंदोलन और वो फैल गया बिहार और फिर पूरे इंडिया में। तो नव निर्माण मूवमेंट जो है वो ऑड वन आउट है, क्योंकि ये बाकी तीनों एनवायरमेंटल मूवमेंट है। अब यहाँ पे ये 51 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है आपको मैच करने के लिए। आर्टिकल 14 आपको पता है, राइट टू इक्वलिटी है। आर्टिकल 39 जो है वो चलिए आगे देखते हैं। 68 जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 356 जो है प्रेसिडेंट रूल लगाने का है स्टेट में। तो आर्टिकल 39 एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड है। आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 39B और 39C जो डीपीएसपी है उसको लागू करने के लिए कोई भी यदि एक्ट बनता है तो वो आर्टिकल 14 और 19 कोई यदि वो वायलेट भी करे तो वो नल एंड वाइट नहीं होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल 39B और 39C दोनों ही जो है वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से नाता रखते हैं डीपीएसपी में। तो उसको लागू करने के लिए यदि कोई एक्ट बनता है तो वो इनवैलिड इसलिए नहीं हो जाएगा कि वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को वायलेट करता है। ये एक एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन बहुत ही घिसा पिटा रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन सब के जो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमिटी के अंबेडकर जी थे, तो ए के 3 से क्या कोई बात बनती है? तो यस, दो तो खत्म हो गई। यूनियन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे, तो सी का 2 देख लीजिए, तो सी का 2 और यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है वो बन गया। बाकी देख ली, मैच कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 359 कहता है कि यदि नेशनल इमरजेंसी लगी, जो एक बार इंदिरा गांधी ने केवल लगाया है, तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो कभी जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे, प्रेसिडेंट नहीं डिक्लेयर करेगा। और ये इसलिए लाना पड़ा ये, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी, तो इवन इस आर्टिकल को भी सस्पेंड जैसा मान लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ उठा दिए थे। 51 नंबर देखिए, ये तो हम लोग ने कर लिया। यहाँ पे देखिए विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस क्या है इसमें से पैसेज ऑफ ए बजट इन इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है। बजट जब पास होती है तो सबसे पहले जनरल डिस्कशन होती है बजटरी प्रोविजन पे, जिसको डिमांड फॉर ग्रांट बोलते हैं। डिमांड फॉर ग्रांट क्या होती है? हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी डिमांड लेकर के संसद में आता है कि हमको इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए इस साल के हमें अपने काम करने के लिए। उस पर जनरल डिस्कशन होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है, उसको वोट ऑन ग्रांट्स बोलते हैं, वोट्स ऑन ग्रांट ऑन डिमांड कह लीजिए। ये दूसरा होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया। फिर उसका अप्रोप्रिएशन बिल पास होती है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है? कि भारत के खजाने से आप पैसा निकाल सकते हैं इस खर्चे को करने के लिए जिस पे वोटिंग हुई है, तो इसको अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। और बाद सबसे लास्ट में जो है फाइनेंस बिल बनता है। फाइनेंस बिल क्या है? इसमें सारे टैक्स प्रोविजन रखे जाते हैं कि तो ये हो गया खर्चा, ये हो गया इनकम, ये दोनों मिल करके जो है बिल होते हैं, और ये दोनों जो है खर्चे का डिस्कशन एंड वोटिंग है। आप मैच कर लीजिए विच ऑफ द। अब यहाँ पे जो है ये पिछला क्वेश्चन है, लेकिन आप यहाँ पे जानिए कि मुझे कहना चाहिए था कि आर्टिकल 20 और 21 है क्या। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और आर्टिकल 20 है कि आपको कैसे कन्विक्शन होने पे पनिशमेंट जो दिया जाएगा उसके बारे में है। जैसे कि आपको उतनी ही पनिशमेंट दी जाएगी जितना कानून में वर्णित है। आपको उस समय में वो कानून लागू होगा तभी आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई क्राइम किया और कहा जाएगा कि 4 साल पहले जो एक्ट थी जो अभी खत्म हो गई उसके बेसिस पे आपको हम देंगे। ऐसा नहीं, आपको 2 बार जो है एक ही क्राइम के लिए सजा नहीं दी जा सकती। आपको खुद आपके क्राइम के लिए आपको विटनेस नहीं बनाया सकता है। इस तरह के बात के आर्टिकल 20 में लिखी जो बहुत वाइटल है आपके जीवन के लिए। Which of the following features are common between India and UK? इसका ऑफिशियल आंसर पे मुझे थोड़ा संदेह है।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे लिखा है कि सुप्रीम पावर विद द पार्लियामेंट, और आपका ऑफिशियल आंसर कहता है कि ये सही है, यूके और इंडिया में समानता। लेकिन मेरा मानना है ऐसा नहीं है। यूके में पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन होने के चलते जुडिशियरी सुप्रीम है। इसीलिए ये नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रिटन है, वहां नहीं है। बाइकैमरियल रेजिस्टेंस है, दोनों में है, राज्यसभा लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड हाउस ऑफ कॉमन्स है। मेजोरिटी सपोर्ट इंजॉयड बाय द कैबिनेट इन द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, दोनों जगह है कि मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। इसलिए सी और डी जो है वो दोनों में कॉमन है मेरे अनुसार से। वैसे ही ऑफिशियल आंसर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। आई कंटेंड। 56 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सबअल्टर्न स्टडीज स्कूल। अब देखिए, सबअल्टर्न स्टडी क्या होती है? जब आप गरीब गुरुओं, मार्जिनलाइज लोग, जो दबे कुचले लोग होते हैं, उनके नजरिए से पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को, उनके व्यू पॉइंट को आप ऑब्जर्व करते हैं और उससे पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो सब अल्टर्न स्कूल या स्टडीज या अप्रोच कहलाता है। इसमें बाकी सब हैं, लेकिन विपिन चंद्रा को नहीं कर सकते हैं, जो एक तरह से हिस्टोरियन है। 57 देखिए, of the following parties all except one claim to have their roots in the socialist tradition of Indian politics, identify the exception। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा संदेह अगेन है इस क्वेश्चन पे। इनका ऑफिशियल आंसर है कि बहुजन समाज पार्टी को सोशलिस्ट ट्रेडिशन से नाता नहीं है, लेकिन क्वेश्चनेबल है। ऑफ कोर्स समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता यूनाइटेड, ये सब जो है लोहियावादी पार्टी या समाजवादी पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकराइट पार्टी है, दलित की राजनीति करते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सोशलिज्म से तो सामाजिक जो समरसता है या सोशल जस्टिस है उस पर बेस तो है ही। एनीवेज, हु अमंग द, ये छोड़ दीजिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। ये रीजन एजर्सन देखिए, सोशल जस्टिस स्टैंड फॉर ए रीजनेबली डिफेंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। ये ट्रू है, सोशल जस्टिस का तो यही मायने ही है। विदाउट सोशल जस्टिस लॉन्ग टर्म सोशल कोऑपरेशन इज अनसस्टेनेबल, ये भी ट्रू है, और ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। तो ए जो है इसका सही आंसर है। राज्यसभा का मनी बिल में क्या रोल है, ये इस क्वेश्चन में बताया गया है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट ए मनी बिल, फॉल्स, नहीं रिजेक्ट कर सकता। राज्यसभा कैन अमेंड ए मनी बिल, नहीं कर सकता। सजेस्ट ए रिकमेंडेशन इन द मनी बिल, यस कर सकता है, ट्रू। जिसको कि डस्टबिन में फेंक देता है, फेंक सकता है लोकसभा, मतलब कि ये रिकमेंड करेगा कि साहब देखो इसमें कुछ चेंज करो, लेकिन लोकसभा यदि चाहे तो उस चेंज को नहीं मानेगा और वैसे ही पास मान लिया जाएगा। ये डिले ए मनी बिल फॉर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, नहीं, केवल 14 डेज से ये डिले कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये भी जो है फॉल्स है, तो केवल एक ही सही है, सी। यहाँ पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखिए कि मनी बिल से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 109 में लिखे हैं। मनी बिल का डेफिनेशन जो है आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। मनी बिल उस बिल को कहते हैं जिसमें कि पैसे को निकालने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया खजाने और खर्च करने का प्रोविजन हो, उसको मनी बिल कहते हैं। ये सर्टिफिकेट कि ये मनी बिल है, ये केवल एक व्यक्ति को अधिकार है, एक अथॉरिटी को, वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो उसने यदि कह दिया कि मनी बिल है तो मनी बिल है। Who among the following, 58 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, who among the following scholars analyzed Indian politics as a tussle between demand polity and command polity। ये जो है लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ ने किया था अपने बुक इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी में। उन्होंने बहुत सारे इसमें टर्म दिए थे, उसमें बुलॉक कार्ट कैपिटलिज्म भी दिया था, वो भी कई जगह पूछा जाता है, लॉयड एंड सुजान रुडोल्फ। 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज एसोसिएटेड विद इलेक्टोरल रिफॉर्म। अब देखिए, इसमें दिनेश गोस्वामी कमेटी, तारकुंडे कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये सब जो है इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड कमेटी रही है। लेकिन बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की थी, तो इसलिए ऑड वन आउट क्या हो गया, 4, इसमें से ये नहीं थे, तो इसलिए 1 2 3 थे। हु वॉज, When was Rousseau's social contract published? अभी मुझे तो याद है, तो आपको भी याद हो जाएगा यदि आप काफी इधर एक्सटेंसिव पढ़ेंगे। 1762 में रिलीज हुई थी, और उसी साल जो है इनकी बुक इमाइले भी रिलीज हुई थी, जो कि एजुकेशन पे लिखी गई थी, बहुत फेमस बुक। मार्टिन लूथर लॉन्च द रिफॉर्मेशन मूवमेंट। रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या है? प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इसको कहते हैं, जो कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में हुआ था। तो रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में ये मूवमेंट था, उसके दकियानुसी और कंजर्वेटिवनेस पे। उसी से प्रोटेस्टेंट रिलीजन आई, जो एक धारा निकली क्रिश्चियन रिलीजन की।
द बुक टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति किसने लिखा है? हम संपूर्ण क्रांति से एक ही व्यक्ति को आप जोड़ सकते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, वो है जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण से एक जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बार पूछा गया कि कौन से पॉलिटिकल थिंकर ने इंडिया में जो है पार्टी लेस डेमोक्रेसी की अवधारणा को सपोर्ट किया था, मतलब कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया था, एडवोकेट किया था? वो जयप्रकाश नारायण। तो उनका कहना था कि पार्टी की जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स में। थ्योरेटिकली गांधी जी वॉज फिलोसफिकल एनार्किस्ट। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है, कई जगह कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इन विच बुक डिड बेंथम डेवलप हिज आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म? अभी आपको मैंने बताया कि बेंथम का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटिकल थ्योरी में, कि वो यूटिलिटेरियनिज्म के जनक माने जाते हैं। उन्होंने इस बुक में अपनी उस थॉट को दिया था, एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। इसके अलावा उन्होंने फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट और ये सब भी लिखा है। पेनोप्टिकॉन राइटिंग, अभी आपने देखा पेनोप्टिकन उनका थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। ए फ्रैगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर याद कर लीजिए, लेकिन आंसर इसका सही है। अब यहाँ पे देखिए रीजनलाइजेशन, बल्क ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर एक्सेप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये ट्रू है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसको कहा जाता है कि उसी के बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मतलब बेडरॉक वही है, टॉप सॉइल केवल दिया गया है। The Congress party passed a resolution adopting the Government of India Act of 1935 as the basis of the Indian Constitution. ऐसा कभी हो सकता है क्या? अगेन ये आउटलैंडिश स्टेटमेंट है। क्यों कांग्रेस अडॉप्ट करेगी कि ये इसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस होना चाहिए? तो ये अपने आप में ही फॉल्स है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ए सही, बी फॉल्स, इसका मतलब ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द बुक, 71 नंबर क्वेश्चन, विच वाज नॉट रिटन बाय हेगल। बहुत आसान क्वेश्चन है। हेगल के बुक आपको तो जरूर याद रखनी है इन सब एग्जाम में, यदि आप जा रहे हैं तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, वेरी वेरी फेमस बुक। ये सब आप भूल ही नहीं सकते हैं। लेकिन जर्मन आइडियोलॉजी किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। मार्क्स और एंगल ने मिलकर के लिखा है, इसलिए यही नहीं है वो बुक जो हेगल ने लिखा है। Who among the 72 number, who among the following is not associated with the elite theory of democracy? Very important question. पैरेटो, मोज़्का, मैकल सब हैं, केवल मैकफर्सन नहीं है, सी बी मैकफर्सन, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का। एक कैनेडियन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के थिंकर मैकफर्सन थे। ये तीनों जो हैं, और तीनों ही इटली को बिलोंग करते हैं, और तीनों ने ही इलीट थ्योरी पे काफी कुछ लिखा है। मोज़्का, गैटानो मोज़्का, इन्होंने लिखा है द रूलिंग क्लास। पैरोटो ने दिया कॉन्सेप्ट सर्कुलेशन ऑफ इलीट। उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था हिस्ट्री इज द ग्रेव यार्ड ऑफ इलीट्स। सी राइट मिल, जो यहाँ नहीं है, उन्होंने बुक लिखा है द पावर इलीट्स यूएस के कॉन्टेक्स्ट में। और रॉबर्ट माइकल ने लिखा है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची। तो ये सब आप बिल्कुल याद कर लीजिए। 73rd number question. The following thinker made the statement that accumulation of legislative, executive and judicial power in one hand is the very definition of tyranny. ये किसने कहा है? आपको पता है कि अभी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इंक्लूडिंग इंडिया, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, इन तीनों को सेपरेट किया जाता है पावर। आप देखेंगे तीनों में घालमेल अलाउड नहीं किया जाता है। ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, ये मॉन्टेस का दिया हुआ है, और उसका पर्पस ये था कि उससे इंडिविजुअल की लिबर्टी बनी रहती है, नहीं तो शासन जो है वो टिरेनिकल हो जाएगा यदि तीनों एक ही में मर्ज हो जाए। तो इसी बात को अमेरिकन फेमस पॉलिटिकल थिंकर जेम्स मेडिसन यहाँ पे कह रहे हैं। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाउ डिड ईस्टन टर्म द बेसिक टीनेट ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म? आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंगली पता होना चाहिए कि डेविड ईस्टन जो है वो बिहेवियरलिज्म के भी बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं, थिंकर रहे हैं, और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के भी। ये बहुत यूनिक बात है। और बिहेवियरलिज्म क्या था? मतलब जिसमें कि ये कहा गया कि इन ह्यूमन का बिहेवियर को फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एनालाइज करना, उसमें पैटर्न ढूंढना, और उसके बेसिस पे साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी बनाना जो है, वही एम होना चाहिए थ्योरी का, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी का। मतलब ऐसा नहीं कि आप जस्ट
रिफ्लेक्टिव थॉट या फिलोसफिकल या स्पेकुलेटिव या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से जैसे प्लाटो सोचते थे उस टाइप से मत सोचिए। आप ऑब्जर्व कीजिए ह्यूमन का एक्चुअल बिहेवियर, जैसे वोटिंग बिहेवियर या पॉलिटिकल पार्टी का बिहेवियर या पॉलिटिकल कल्चर का बिहेवियर, और उसके बेसिस पे जो है साइंटिफिक बेसिस पे टेस्टेबल हाइपोथेसिस डेवलप कीजिए, जिसको कि इंपिरिकल थ्योरी कहा गया। तो ये बिहेवियरल रिवॉल्यूशन था। लेकिन उसके रिएक्शन में जो है जब बहुत ज्यादा फैक्ट और इंपेरिसिज्म पे जोर चला गया, तो जिसको कि ईस्टर्न बोलते हैं हाइपर फैक्चुअलिज्म, तो ईस्टर्न जो है लेकर के आया 7 क्रेडो ऑफ रिलेवेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया बिहेवियरलिज्म से, जो है वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल जो डिसिप्लिन है उसका अहित हुआ है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस कभी भी वैल्यू को नहीं छोड़ सकता है, वो रिलीवेंस को नहीं छोड़ सकता है। तो वो लेकर के आए पोस्ट बिहेवियरल थ्योरी, और उनमें जो 7 क्रीडो या टेनेट थे या फीचर थे वो था सब्सटेंस, चेंज ओरिएंटेशन, ब्रूट रियलिटी, फैक्ट वैल्यू सिंथेसिस, प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यूज या सिविलाइजेशनल वैल्यू, एक्शन ओरिएंटेशन एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज एक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। इसको एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर सकता इस लिमिटेड टाइम में, आप जाके पढ़ लीजिएगा इसको। लेकिन 7 क्रीडो ऑफ रिलेवेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको यहां पूछा जा रहा है कि इस बेसिक टीनेट को उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने इसको क्रेडो ऑफ रिलेवेंस कहा। यहां आप देख सकते हैं क्रेडो ऑफ रिलेवेंस। चार्ल्स एडवर्ड मेरियम का नाम याद आते ही आपको बिहेवियरलिज्म याद आना चाहिए, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन जिस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय, अब इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, वैसे तो इनिशिएट ये माओ जेडोंग ने किया था, इसको माओ से तुंग भी बोलते हैं, चाइना के, मॉडर्न चाइना के जो कहिए जो स्थापक, जो 1949 में कम्युनिस्ट चाइना की स्थापना की, और उसके सबसे बड़े लीडर 1976 तक रहे वो। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट को लीड किया। वो मूवमेंट मतलब कि एक तरह से मूवमेंट जीवी थे आप कह सकते हैं। तो क्रोनोलॉजी जो उनकी है वो भी पूछी जाती है। 1956-57 उन्होंने किया 100 फ्लावर्स कैंपेन, जिसमें उन्होंने कहा कि आगे आओ और खुल के बोलो, खुल के विचार दो, चाहे वो सरकार के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तो ये उन्होंने किया, एक तरह ग्लासनोस्ट कह सकते हैं चाइना में। 1958 में उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नारा दिया, मूवमेंट दिया, एक तरह का इकोनॉमिक एडवांसमेंट जल्दी से करना। उन्होंने कहा कि 3 साल का मेहनत और फिर हजारों सालों की जो है वो चैन निश्चिंतता। फिर 1966 से 76 तक उन्होंने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन किया, जिसकी की बहुत बुराई भी की जाती है, जिसपे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 74 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नेग्लेक्टेड द फॉलोइंग। आपको पता है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच में मैंने पूरा वीडियो बनाया है। तो यदि आप देखेंगे कि क्या चीज ट्रेडिशनल अप्रोच में लैक करता था, तो वो इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स, डेटा एंड ऑब्जर्वेशन पे जो बेस्ड स्टडीज को इंपेरिकल स्टडी कहते हैं, डेटा बेस्ड स्टडी या फैक्चुअल स्टडी, उस पे थोड़ा कम फोकस था। तो इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने अंडरमाइन किया ट्रेडिशनल अप्रोच। डिपेंड और जो मॉडर्न अप्रोच ने कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं, या इंपेरिकल अप्रोच ने वैल्यू को अंडरमाइन किया। डिपेंडेंसी थ्योरी ड्रू इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ विच कंटिनेंट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट निकले, चाहे कॉर्डोसो हो या आंद्रे गुंडर फ्रैंक हो, वो सब जो है लैटिन अमेरिका और लैटिन अमेरिका की ही स्टडी और से निकले वो, इसलिए लैटिन अमेरिका जो है वो जनक हो गया डिपेंडेंसी थ्योरी का। डिपेंडेंसी थ्योरी एक मार्क्सिस्ट विचारधारा की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक थ्योरी थी जो 70s में आई, जिसमें यह कहा गया कि जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो एक तरह का क्लास स्ट्रक्चर बन गया है, जिसमें कि जो डोमिनेंट या कैपिटलिस्ट क्लास जो हैं वेस्टर्न नेशन के, वो डोमिनेट करते हैं, और जो पेरीफेरल नेशन है, डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री, वो जो है डोमिनेटेड क्लास हो गए हैं। एक तरह का वर्ल्ड जो है वो खुद क्लास में बट गया है, जिसमें कि उधर हैव क्लास हैं या डोमिनेंट क्लास हैं, कैपिटलिस्ट क्लास हैं, और इधर जो डेवलपिंग वर्ल्ड में जो है वो वर्कर क्लास या डोमिनेटेड क्लास या एक्सप्लॉइटेड क्लास है। तो ये जो कोर पेरीफेरी का जो कॉन्सेप्ट है या कोर सैटेलाइट का, ये डिपेंडेंसी थ्योरी ने दिया।
78 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट करेक्ट। अब इसमें बाकी सब करेक्ट है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर लिखा गया है वो यहाँ ना होके लग्जमबर्ग में। ऑफ कोर्स ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। Which term describe a set of attitude and practices that shape people's behavior? अब ये क्वेश्चन इन्होंने ठीक से पूछा नहीं, ये कॉपी पेस्ट करने में गलती हो गई। बेसिकली ये पूछना चाहते थे पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। तो पॉलिटिकल कल्चर जो है सेट ऑफ एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेज या बिहेवियर है टूवर्ड्स पॉलिटिक्स, नॉट जनरल। तो इसके चलते गड़बड़ हो गया, इसलिए इनको ये क्वेश्चन को एक तरह से इनवैलिड डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि ये पॉलिटिकल कल्चर भी हो सकता है, सोशल कल्चर भी हो सकता है, दोनों आंसर इनको सही करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू 76 में पढ़ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू सैमुअल हटिंगटन पॉलिटिकल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस व्हेन। ये क्वेश्चन ये लगातार पूछ रहे हैं, तो आप जान लीजिए हटिंगटन ने एक बुक लिखा था पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके 1993 में। उसमें उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब इंस्टीट्यूशन जो है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किसी कंट्री में आगे आगे दौड़े और मास मोबिलाइजेशन और पार्टिसिपेशन पीपुल का पीछे पीछे रहे, तब तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। यदि इसका उल्टा होगा कि मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन जो है वो आगे आगे दौड़े और इंस्टीट्यूशन उसको कोप अप नहीं कर पाए, तो यहाँ पे पॉलिटिकल डीके शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। In the structural functionalism of Gabriel Allman, the following are the input function of a political system. अब देखिए, जो सिस्टम अप्रोच था डेविड स्टर्न का, मैं एक्सप्लेन अब नहीं कर रहा हूं, उसका एक डेरिवेटिव था इनपुट आउटपुट अप्रोच। उसमें यह कहा गया कि हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कुछ इनपुट फंक्शन करती और कुछ आउटपुट फंक्शन करती है, मतलब हर सिस्टम करेगी, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। जो इनपुट फंक्शन है वो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। जो आउटपुट फंक्शन है जो नेसेसरली हर पॉलिटिकल सिस्टम करती है वो रूल मेकिंग, रूल एडजुडिकेटिंग, पॉलिसीज एंड लॉ। तो इसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। अब ये कह रहा है इसमें से इनपुट फंक्शन कौन है, तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, चार में से दो गए हैं, ये दोनों जो है आउटपुट फंक्शन है। तो इसको देख लीजिए। लोकल सेल्फ 82 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन विच लिस्ट। ये डेफिनेटली स्टेट लिस्ट में है, एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए। स्टेट, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट को एक बार देख लीजिए, 10 मिनट लगेगा, एक बार ब्राउज कर लीजिए। द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी किसने दिया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? ये फेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। ये थ्योरी थी क्या? इनका ये कहना था कि कुछ जो फैक्टर होते हैं वर्क प्लेस पे, वो आपको यदि नहीं है तो वर्कर जो है वो डीमोटिवेट हो जाएगा, लेकिन यदि है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि वर्किंग कंडीशन, लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग हो, मतलब धूप गर्मी से बचाव, रेस्ट हो, ये सब हो। लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं यदि वो है तो वर्कर पॉजिटिवली मोटिवेट हो सकते हैं, तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। जैसे कि आप अप्रिसिएशन कर दीजिए, उसको फील कराइए, उसकी डिग्निटी एंड ऑल, उसको ऑटोनॉमी दीजिए, इंपावरमेंट दीजिए। तो इस टाइप के दो फैक्टर उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे हर्जबर्ग ने। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? ये क्वेश्चन इनको इनवैलिड करना पड़ा, क्योंकि इसमें से कोई भी सही नहीं है। ये 1992 में बना था, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ये उस समय का क्वेश्चन था, आज इसका कोई मतलब ही नहीं है। नैम वॉज फॉर्मली लॉन्च्ड इन 1961 बेलग्रेड, जो यूगोस्लाविया था उसकी राजधानी में ये बना था। 5 फाउंडिंग मेंबर थे, आपको याद रहना चाहिए। उसमें से इंडिया के नेहरू जी थे, यूगोस्लाविया के टीटो थे, नुक्रमा थे घाना के, और इंडोनेशिया के सुकर्नो, एंड शायद इजिप्ट के अब्दुल, एनीवेज इजिप्ट के जो हैं उनका आप देख लीजिएगा। तो ये 5 जो है फाउंडिंग मेंबर उसके थे। यहां तक तो ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद एट प्रेजेंट वेनेजुएला होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ नाम। उस समय वेनेजुएला जो है वो था, लेकिन अब जो है शायद अजरबैजान को दिया गया है। नेक्स्ट नाम समिति इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन अजरबैजान। ये सब दोनों उस समय में सही था, अब आज तो सब बदल गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। लेकिन नाम के बारे में जान लीजिए कि अभी प्रेसिडेंसी किसके पास में है, अगला कहाँ पे होगा 2023 में, जो है ये शेड्यूल्ड है, कहाँ पे है देख लीजिएगा। लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड इज द कंटेंशन। अब ये क्वेश्चन तो चलिए इस पे क्या डिस्कस करना है, ये इसका ऑफिशियल आंसर है ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो ये जितने भी थ्योरी लीडरशिप का है, कंटिजेंसी थ्योरी, फिल्डेलर मॉडल ऑफ लीडरशिप एंड सिचुएशनल अप्रोच, ये सबको पढ़ लीजिए,
ये मैंने इस पे कोई खास रिसर्च किया नहीं है, लेकिन ये आपको पूछ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको देख लेना चाहिए, एमए के सिलेबस में है। ये क्वेश्चन जो है वो आसान होना चाहिए। लीगल रैशनल अथॉरिटी इज ए कोर कॉन्सेप्ट इन थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है उसका आधार ही है कि जो यहाँ पे अथॉरिटी है वो लीगल रैशनल है। उनका ये कहना है कि मॉडर्न सोसाइटी का सबसे बड़ा फीचर है कि यहाँ पे अथॉरिटी ट्रेडिशनल या कैरिस्मेटिक ना होकर के लीगल रैशनल होती है। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ द पब्लिक चॉइस अप्रोच। इससे पहले समझिए कि पब्लिक चॉइस अप्रोच है क्या, तब समझेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है इकोनॉमिक्स के थ्योरी को, प्रिंसिपल को जब हम पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करते हैं या पॉलिटिक्स में, तो उससे निकल के आता है। इस थ्योरी में ये माना जाता है कि जो पब्लिक डिसीजन लिए जाते हैं, लाइक पब्लिक पॉलिसी है या कलेक्टिव डिसीजन है, वो इंडिविजुअल लेते हैं, सेट ऑफ इंडिविजुअल, और उस पब्लिक डिसीजन लेने में भी इंडिविजुअल हमेशा अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही देखता है, और वो अपने इंटरेस्ट को या प्रेफरेंस को मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन उसी में जो है मिल करके एक कॉमन डिसीजन लिया जाता है। जब ये आप समझेंगे इस चीज को कि डिसीजन मेकिंग जो कलेक्टिव एरिना में भी होती है वो इंडिविजुअल के का जो सेल्फ इंटरेस्टेडनेस है या उसका जो इंटरेस्ट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर है उसी से गाइडेड होता है, तो हम ऐसा इंस्टीट्यूशनल डिजाइन कर सकते हैं कि जो पब्लिक डिसीजन लिए जाए उसमें ये जो निगेटिव एस्पेक्ट है इसको कैसे कर्टेल किया जाए। यही पब्लिक चॉइस थ्योरी कहती है। और इसके बहुत बड़े प्रोपोनेंट जो है ये विंसेंट और स्ट्रैम रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। इंडिया इज नाउ एशियंस डायलॉग, फुल डायलॉग पार्टनर, समिट पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर सबसे बाद में बना, ये रट लीजिए। इंडिया बिकेम ए सेक्टोरल पार्टनर ऑफ एशियन इन 1992, डायलॉग पार्टनर 1996, उसके बाद ये फुल डायलॉग पार्टनर बना, फिर समिट लेवल पार्टनर 2002 और स्ट्रेटेजिक पार्टनर 2012 में। इसके अलावा यहाँ पे रुक करके थोड़ा लुक ईस्ट पॉलिसी जो नरसिम्हा राव लेकर के आए वो, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो उसी का एक एडवांसमेंट था जो मोदी जी 2014 में लेके आए, ये सबको याद रखिए। लुक वेस्ट पॉलिसी भी मोदी जी लेकर के आए जिसमें कि मिडिल ईस्ट एशिया के तरफ हमारा ध्यान जाए, इसको भी ज्यादा फोकस किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन इन द रो। तो इसका हिंदी में भी आप देखेंगे तो अंत्योदय होता है, मतलब जो लाइन में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है पंक्ति में उसका भी उदय के बारे में सोचा जाए, उसी को अंत्योदय कहते हैं। तो अंत्योदय प्रोग्राम, लास्ट मैन इन द रो। 86 देखिए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। ये क्वेश्चन पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं क्योंकि मेरे अनुसार से इसका आंसर सही नहीं है। ये क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पूछा गया है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लाइन एंड स्टाफ होता क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन में लाइन फंक्शन होते हैं, स्टाफ फंक्शन होते हैं। लाइन फंक्शन वो होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का कोर काम करते हैं। जैसे रेलवे लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसमें जो ट्रेन ट्रेन ड्राइवर हैं, गार्ड हैं, सिग्नल देने वाले स्टेशन मास्टर हैं, ये सब जो है ऑपरेटिव कैडर जो है वो सब लाइन मैनेजमेंट में है। और जो वहाँ पे डॉक्टर हैं जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या सेफ्टी के लिए जो देख रहे हैं, सेफ्टी तो हो सकता है कोर में भी आ जाए, लेकिन जो लॉयर हैं, जो एचआर का काम देख रहे हैं, ये सब स्टाफ हैं जो स्पेशलिस्ट काम देखते हैं, स्पेशल फंक्शन को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इसको हॉरिजॉन्टल से दिखाते हैं, इसको वर्टिकल से दिखाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल। इसका माने क्या है कि लाइन के फंक्शनरी बहुत ज्यादा है, स्टाफ फंक्शनरी बहुत कम है। और इसका आंसर ये कहता है एक्सपर्टाइज ऑफ स्पेशलिस्ट इज रिक्वायर्ड। स्पेशलिस्ट रिक्वायर्ड होगा तो ज्यादा से ज्यादा स्टाफ फंक्शन हो जाएगा। आई डोंट नो कैसे इन्होंने कहा है। आगे आप और रिसर्च कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू जेम्स डी मूनी, जिन्होंने काफी सारे प्रिंसिपल दिए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, कन्फरिंग ऑफ स्पेसिफिक अथॉरिटी बाय ए हायर अथॉरिटी इज डेलीगेशन। ये भी ठीक से वर्डेड नहीं है। डेलीगेशन क्या होता है? जब एक हायर अथॉरिटी अपना कुछ पावर जो है वो दे देता है सबऑर्डिनेट को कि तुम इसको यूज करो, लेकिन फिर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी की बनी रहती है, उसको डेलीगेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक अथॉरिटी को 100 करोड़ तक का अप्रूव करने का पावर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बोलेगा चलो ठीक है अपने सबऑर्डिनेट को कि भाई अब सब फाइल मेरे पास मत भेजो, तुम 50 करोड़ तक का तुम खुद अप्रूव कर सकते हो, तो ये डेलीगेशन हो गई।
द बेसिक प्रेमाइस ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इज, एनपीएम का बेसिक प्रेमाइस क्या है? अभी दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, एनपीएम पहले भी आ चुका है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो इंक्रीजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं, ये लेस रोल था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट पे चलता है। इंक्रीजिंग सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट नहीं, फ्लेक्सिबल एंड ओपन सिविल सोसाइटी, ये तो खैर एक तरह का आउटलैंडिश स्टेटमेंट होगा, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबल एंड ओपन गवर्नमेंट होना चाहिए। फ्लेक्सिबल ओपन इसलिए क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ लीन थीन एजाइल हो। Which one of the following, 92 per round, which one of the following recommended the abolition of the post of governor of a state in India? अब ये क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, इसका सही, इसका ऑफिशियल आंसर है सरकारिया कमीशन, लेकिन मैंने फिर से जाके नेट पे पढ़ा, सरकारिया कमीशन मैंने कई बार पढ़ा है, मैंने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने गवर्नर के पोस्ट को एबोलिश करने की रिकमेंड की थी, ऐसा कुछ किया नहीं था। उन्होंने ये जरूर कहा था कि गवर्नर का पोस्ट जो है पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, बहुत एक्टिव पॉलिटिशियन को नहीं देना चाहिए, उसको उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, जो चीफ मिनिस्टर उस स्टेट के हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, बहुत सारे और चीजें कहा गवर्नर के पोस्ट को लेकर, लेकिन ये नहीं कहा कि एबोलिश कर दो। तो इसको चेक कर लीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैच करने को आया है ये बुक और ऑथर। तो बनाना बीचेज एंड बेसिस मैंने आपको पढ़ाया भी है, सिंथिया इनोले जैसे भी प्रोनाउंस कीजिए, इन्होंने इसको लिखा है, तो ये तो सही है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये इतना इंपॉर्टेंट बुक है एग्जामिनेशन के लिए, ये तो हर, मैंने अभी तक हार्डली कोई पेपर देखा जिसमें कि फ्रांसिस फुकुआमा का ये बुक ना आया हो, और ये भी एंड ऑफ आइडियोलॉजी टाइप की है, लेकिन कई साल बाद लिखा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन है इसका कि सोसाइटी का बेस्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, बेस्ट अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वो सॉल्व कर लिया गया है, और वो क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन का बेसिक थीम यही है। तो फ्रांसिस फुकुआमा आ गए, इसमें भी है, इसमें भी, तो चलिए दो अभी हैं। सेकेंड न्यूक्लियर एज तो छोड़ दीजिए कौन लिखा है, लेकिन ये आपको जानना थे, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जैसी, और ये भी उतना ही बुक इंपॉर्टेंट बुक है कि हर एग्जाम पूछा था, ये हटिंगटन ने लिखा है, तो इसीलिए यहां पे आप इसको टिक मार सकते हैं। चैप्टर 6.5 ऑफ द यूएन चार्टर अनऑफिशियली रेफर टू। अब देखिए पहले इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है पीस कीपिंग। पीस कीपिंग यूनाइटेड नेशन का पता है कि कहीं भी बहुत ट्रबल होता है, ऐसे मान लीजिए सीरिया में हो गया, या इवन मान लीजिए जैसे अभी अफगानिस्तान में सपोज वो भेज देते, इन्होंने क्रोशिया, सर्बिया, इन सब की जो लड़ाई हुई थी वहां काफी भेजा था यूगोस्लाविया में। तो पीस कीपिंग मिशन जो है, वो जो उनके सेकेंड यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, हैमर्सकोल्ड जो थे, उन्होंने ये क्वाइन किया था कि चैप्टर 6.5 को आप पीस कीपिंग मिशन से जोड़ सकते हैं, या पीस कीपिंग ऑपरेशन से जोड़ सकते हैं। क्यों ऐसा था? क्योंकि चैप्टर 6 जो यूएन चार्टर का है, वो पीसफुल मीन से कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात करता है, और जो चैप्टर 7 है, वो फोर्स के द्वारा जो है पीस को इन्फोर्स करता है। तो इनका कहना था हैमर्सकोल्ड का कि ये जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है, ये 6 और 7 चैप्टर के बीच में है, इसलिए चैप्टर 6.5 इसको हम कह सकते हैं अनऑफिशियली। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक बार यदि आप जान लेंगे तो भूलेंगे नहीं। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है? जैसे न्यूक्लियर वेपन हो, केमिकल वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, तो ये सब मतलब कि एक साथ हजारों लाखों लोगों को मार दे, तो इसलिए इसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और इसको बैन एक तरह से किया जाने की कोशिश की जाती है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का सोर्स ये सब है, ट्रीटी, कस्टम, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलियन नेशन, लीगल स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग पास जुडिशियल डिसीजन, तो ये सब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगी। सबको आप कॉमन सेंस से भी मार सकते हैं, आप पढ़ेंगे एक बार तो आपको लगेगा कि यार सब ऑल होगा। यहाँ पे एक ट्रिक भी मैं बता दूं कि ऑल यदि है तो बहुत गौर से देखिए, बोथ एंड ऑल, बोथ तो बहुत कम यहाँ पे दिखा है, लेकिन ऑल है, तो ऑल को मतलब बहुत मुश्किल से ही आप छोड़ पाएंगे, याद रखिए। जो 2+2 डायलॉग जो कि इंडिया यूएस और इंडिया जापान में भी होती है, आपको पता होना चाहिए कि 2+2 का मतलब है कि दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर बात करते हैं, तो ये यहाँ पे एक ही जगह है, इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर एंड डिफेंस एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड डिफेंस, तो यही है, 2+2 याद कर लीजिए। 96 देखिए, रीजन रिजर्वेशन, conventional wisdom is that the more nuclear states there are, the more likely it is that a nuclear war will break out. केनेथ वोल्ज जो कि स्ट्रक्चरल
रियलिज्म या न्यू रियलिज्म के जनक माने जाते हैं। केनेथ वॉल्ज हाउएवर हैज आर्गुड टू द कॉन्ट्रेरी। मतलब कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि जितने कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन है उतना ही न्यूक्लियर वॉर का संभावना बढ़ जाता है, लेकिन केनिथ वॉल कहते हैं नहीं, इसका उल्टा होगा। क्यों? वो रीजन देते हैं कि वॉल्ज बिलीव दैट स्टेट इन न्यूक्लियर सिचुएशन बिगिन टू एक्ट मोर कॉशसली। ये बिल्कुल सही भी है। जब आप न्यूक्लियर स्टेट बनते हैं तो विथ पावर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब आपको जो है हाथ कांपते हैं न्यूक्लियर बटन को देख करके, क्योंकि आपको पता है कि ये म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, मैड। आप न्यूक्लियर बॉम्ब बरसाएंगे, कोई दूसरा भी बरसाएगा और दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। तो जब दोनों के पास में ब्रह्मास्त्र हो तो लड़ाई नहीं होती है। तो यही कह रहा है ये वॉल्ज का ये थ्योरी। तो ये ए और आर दोनों सही हैं, आर इसको एक्सप्लेन करता है इसलिए ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंजॉय ऑब्जर्वर स्टेटस इन सार्क? ये तो बहुत ही एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। सार्क जब आप पढ़ेंगे, मैंने भी आपको बताया है, तो उसमें ऑब्जर्वर स्टेट देखेंगे तो उसमें रसिया नहीं है, बाकी सब है, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन सब है। ऑफ कोर्स ये तो नेशन तो है नहीं, लेकिन इसको भी एक तरह का नेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जॉनसन आडाग एंड मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइंस रेफर टू द पोर्शन ऑफ बाउंड्री लाइन बिटवीन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग केवल ये जानते हैं जनरली कि मैकमहन लाइन जो है वो इंडिया चाइना का बॉर्डर है, जबकि वो केवल ईस्टर्न जो अरुणाचल प्रदेश और के पास में वहां को बांटता है। लेकिन जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। वहां पे ये दोनों लाइन जो है, अक्साई चीन वाला जो इलाका है जो कश्मीर से मिलता है, वहां पे ये दोनों लाइन की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जाके पढ़ लीजिएगा। और मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आप सबको जानना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जाम आप पॉलिटिकल साइंस में दे रहे हो। तो इंडिया और चाइना के बीच का ये बॉर्डर, जिसको कि कभी किसी ने माना नहीं है। ब्रिटिश के ये लोग कार्टोग्राफर थे, ऑफिसर थे, उन्होंने ये सब लाइन खींचा, लेकिन कभी ये चाइना ने इसको माना नहीं। और आज भी जो है इंडिया और चाइना का जो डिस्प्यूट है उसकी गांठ जो है हिस्ट्री में है। इसको एक लाइन में कहिए तो इंग्लैंड ने एक मिसचीफ करके छोड़ दिया है दोनों कंट्री को लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर कभी फिक्स ही नहीं किया कि ब्रिटिश इंडिया और चाइना का क्या बॉर्डर होगा। और जिस समय में इंडिया पे ब्रिटिश रूल करते थे उस समय में चाइना के सितारे गर्दिश में थे। उस समय में इंडिया और चाइना के बीच में जो है तिब्बत का पूरा जो है एक बफर था, यहाँ चाइना था। अब वो बफर खत्म हो गया, तिब्बत को एनेक्स कर लिया चाइना ने। अब इंडिया से सीधा उसका बाउंड्री मिलता है, लेकिन इंडिया और तिब्बत के बीच में कोई बाउंड्री लाइन कभी फिक्स ही नहीं हुई। इसलिए चाइना और इंडिया के बीच में कोई बाउंड्री लाइन कोई फिक्स नहीं है। चाइना नहीं मानता मैकमहन लाइन को, जॉनसन आर्डाग और इन सबको नहीं मानता। वो कहता है मिल बांट के बात करो। इंडिया ऑफ कोर्स ऑलवेज कहेगा, कहना भी चाहिए कि नहीं इन लाइन को मानो, क्योंकि इससे उसको फायदा होता है, चाइना को फायदा नहीं होता है। तो ये सब जो है एक गांठ है जिसका कि कोई हिस्टोरिकल एक कुछ ऐसे इशू होते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, उसके साथ आपको जिंदा रहना पड़ता है। तो वही इंडिया और चाइना के साथ में है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दिस वेरी लॉन्ग वीडियो एंड सॉरी इससे कम में मैं इसको नहीं कर सकता था। मैंने जितनी भी कोशिश की, मैं भी थक गया हूँ 2 घंटे के इस मैराथन वीडियो से, और आप भी देखते देखते यदि आप देखे हैं तो थक गए हैं। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप गाइड डाउनलोड कर सकते हैं, अभी भी आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ दिन आपके एग्जाम में हैं। ऑल द बेस्ट। इन तरह से आप मुझसे जुड़ें। बाय।